हेलो बच्चों, कैसे हो? चलिए बात करने वाले हैं आपसे एक्स ग्रुप के प्रैक्टिस सेट के बारे में, जो कि आपका भौतिक विज्ञान के लिए। तो चलिए कैसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं आपको यहाँ से पता चल जाएगा। और आपसे कहना चाहेंगे, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर लो क्लिक, जिससे अपडेट्स आपको मिलते रहें। और साथ ही कहना चाहेंगे कि अगर आपने हमारे वीडियो मैथमेटिक्स के नहीं देखे हैं तो एक बार सर्च करिएगा, मतलब मोस्ट 50 टॉप 50 डाल के, और आप सर्च मारिएगा, पीछे लिख दीजिएगा बंटी चौधरी, तो आपके सामने निकल के आ जाएगी एक वीडियो जिसमें आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब जो इतना कह सकते हैं कि डेफिनेटली उसमें से देखने को मिलेंगे क्वेश्चन आपको। तो एक बार सर्च मार के देखिए, और आप यकीन मानिए कि आपको क्वेश्चन करेंगे, आपको मज़ा भी आएगा। और आप इस चैनल पर अगर पहले से जुड़े हुए हैं तो आपको लगेगा, आपको पता चलेगा कि मैथमेटिक्स के क्वेश्चन, आप मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि आपके मैथमेटिक्स का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे वो कहीं किसी भी टॉपिक से आ जाए। आपके सामने सारी क्लासें हमने ली हैं, सारी क्लासेस करा रखी हैं। कुछ फ्रेंड्स बोलेंगे अभी समाकलन और अवकलन की नहीं हुई है, तो समाकलन और अवकलन की गाइस आपको पता नहीं है, मैंने पहले डाली थी, आपके सामने बहुत पहले डाल रखी थी, क्योंकि सिलेबस मैंने तभी, जब आपके सामने डेट आई तो तभी मैंने सिलेबस को क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया। उसके बाद ही आपके सामने प्रैक्टिस सेट लेके आने लग गया। तो बहुत सारे सिलेबस, मतलब बहुत सारे सिलेबस हमने कवर कर दिया था बाद में भी, और उससे पहले भी करा रखा है आपके सामने। और आपसे कहना चाहेंगे कि मैथमेटिक्स के प्रैक्टिस सेट बहुत कराए हैं हमने, तो एक बार चेक करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने दे रखा है, जिसमें आपसे बात कर रहा है। देखिए, टेलीफोन तारों में प्रवाहित होता है। देखो, टेलीफोन के जो तार होते हैं उनमें क्या प्रवाहित होता है आपको पता है भाई, इलेक्ट्रिक जाएगी, लाइट ही जा सकती है उसमें तारों में। ओके, तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलेगा, नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि समीकरण दे रखा है एस इक्वल टू, तो आपसे पूछ रहा है कि किसी कण के विस्थापन को प्रदर्शित करता है तो टी इक्वल टू 1 पर कण का वेग क्या होगा। तो आपको पता है वेग क्या होता है? वेग क्या होता है? वेग होता है बताइएगा, विस्थापन। आपको पता है ना, वेग वेग इक्वल टू विस्थापन अपॉन टाइम होता है। या फिर हम बात करें सीधा, वेग क्या लेके चलते हैं, वेग इक्वल टू लेके चलेंगे यहाँ पे डी एस अपॉन, सॉरी माफ़ करिएगा, हाँ, अपॉन टी टी, ये लेके चलेंगे। चलिए करेंगे हम, टी के रिस्पेक्ट में करेंगे इसका डिफ्रेंशिएशन। पहले करिए डिफ्रेंशिएशन, जैसे जैसे डिफ्रेंशिएशन करेंगे क्या निकल के आएगा इसका, 3t और प्लस, सॉरी 3t² प्लस ये 4t, ये आ जाएगा, और प्लस 0 आ जाएगा। इस डिफ्रेंशिएशन आप जानते करना। अब आप टी की वैल्यू क्या करेंगे, 1 अप्लाई करेंगे तो आपके सामने निकल के आ जाएगा यहाँ पे 7। ट्राई करिएगा, इसमें 1 पुट करेंगे टी की जगह, तो आपके सामने निकल के आएगा 7। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए अगर नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है कि पृष्ठ तनाव का MKS पद्धति में मात्रा क्या होता है। आपको ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पे बात कर रहे थे हम आपसे, MKS पद्धति में इसका मात्रक क्या होगा। तो इसका मात्रक होगा गाइज आपके सामने, जैसे आपको पता है, पृष्ठ तनाव इक्वल टू क्या होता है, एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, मतलब बल अपॉन लंबाई होता है, लंबाई। ठीक है, इसका आपसे पूछ रहा है मात्रक, तो बल का क्या होता है, न्यूटन होता है, और लंबाई का क्या होता है, मीटर, तो न्यूटन प्रति मीटर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलेगा, नेक्स्ट आपसे बोल रहा है दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल होता है। बताइए, दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल होता है, बताइए क्या होता है? कूलॉम बल होता है, या गुरुत्वाकर्षण बल होता है, या दोनों होते हैं, या इनमें से कोई नहीं होता। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन। तो गाइस उसे कूलॉम बल बोलते हैं, आपको पता है क्या बोलते हैं, कूलॉम बल बोलते हैं। नेक्स्ट लेकिन नेक्स्ट आपसे बोल रखा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है, एक बल्ब 40 वाट का है और 220 वोल्ट की AC धारा से जुड़ा हुआ है। प्रतिदिन वह 10 घंटे जलता है और 30 दिन में उसकी यूनिट कितनी बनेंगी, आपसे ये पूछ रहा है। तो भाई आपको ये पता है, ये तो बस घुमाने के लिए दे रखा है। 220 वोल्ट का मतलब है कि आपको पता है घरों में लाइट कितने वोल्टेज की आती है, 220 वोल्टेज तक आती है। इससे ऊपर आने पर हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, जो जैसे फ्यूज हो जाते हैं, कोई दिक्कत हो जाती है, ये समस्या होती है। तो आपको पता है कितने वोल्ट की आती है, 220 वोल्ट की। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि घरों में जो लाइट जाती है, इलेक्ट्रिसिटी जाती है, वो कितने वोल्टेज की होती है।
तो आपको पता होना चाहिए इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या होता है। इंटेंसिटी ऑफ साउंड का फॉर्मूला जो होता है आपके सामने होता है आई इक्वल टू इंटेंसिटी इक्वल टू होता है आपके सामने 2π², इसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, और होता है रो बी, मतलब वेग। इस तरीके से होता है, ठीक है। ये होता है इंटेंसिटी। देखो इतना लंबा चौड़ा फॉर्मूला, ये आपको याद होना चाहिए, इसे लिख लीजिए एक बार। अब देखो यहाँ पे जैसे जैसे बोलता जा रहा है वैसे ही करना है आपको। कैसे करना है, पहले दे रखी, मान के चलो उसने बोला है पहले दे रखी था आपके सामने फ्रीक्वेंसी क्या F1 मान लेते हैं, और अब उसने क्या कर दी F2 कर दी है। तो मतलब पहले क्या थी 1 थी, तो अब क्या कर दी है 1/4 कर दी है जो इसकी फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ से निकालेंगे F1/F2 क्या निकलेगा, F1/F2 निकल के आ जाएगा 4/1। ऐसे ही निकालेंगे A1/A2 मतलब एम्पलीट्यूड अपॉन, अब देखो उसने बोला था पहले एम्पलीट्यूड क्या दे रखा था, पहले का उसने 2 गुना कर दिया है, मतलब पहले 1 था तो अब कितना कर दिया 2 गुना कर दिया है। ये रेशियो में हमने निकाल लिए हैं। तो याद रखिएगा A1/A2 क्या निकल के आया 1/2 और F1/F2 निकल के आया 4/1। क्लियर, याद रखिएगा, चलेगा। अब इसमें पुट करेंगे, आपको पता है तो I1/I2 फॉर्मूले पुट करना है। अब देखो 2π² और फ्रीक्वेंसी के लिए हम F ले लेते हैं। चलो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 1, पहली फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर और रो बी, ऐसे यहाँ दे रखा है। अब हमने I2 के लिए लिया तो I2 के लिए यहाँ F2 कर देंगे, यहाँ A2 कर देंगे, और यहाँ पे ये है ही। तो ये क्या होगा, ये आपस में कट जाएंगे। देखो यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ, आपको इस पर दिखेगा, ये कट जाएंगे आपस में, ये कट गया, ये कट जाएंगे आपके सामने। तो केवल ये बचेगा, ये कंडीशन बचेगी, ये स्क्वायर की फॉर्म में बचेंगे सब के सब। तो मतलब एक तरह से क्या बचा है आपके सामने, बचा है I1/I2 इक्वल टू बचता है आपके सामने F1A1 का होल स्क्वायर, सॉरी पूरे का होल स्क्वायर बचता है यहाँ F2 और A2 का, ये बचता है केवल। तो वैल्यू आप जानते हैं, पुट कर देंगे इसमें, वैल्यू पुट करेंगे तो आपको पता है F1/F2 क्या था 4/1 था, और आपको पता है A1/A2 क्या था 1/2 था, अपॉन में सॉरी पावर में क्या 2 है, काटेंगे इसे क्या आएगा 2, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो मतलब आप देख सकते हैं I1/I2 इक्वल टू निकल के आएगा 4, और यहाँ से I2 की वैल्यू निकालेंगे तो I2 निकल के आएगा I1/4। तो आप देख सकते हैं जो पहले इंटेंसिटी क्या थी I थी, इसकी I1 थी पहले इसकी इंटेंसिटी। जब हमने क्या किया इसकी फ्रीक्वेंसी को हाफ किया, सॉरी 1/4 किया, और आयाम को क्या किया ट्वाइस किया, तो आप देख सकते हैं जो पहली वाली इंटेंसिटी का क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। तो देख सकते हैं 1/4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दे रखा है कौन सा, सी, जो यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट लेगा, नेक्स्ट आपसे बोल रहा है लघु दृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयोग में लाते हैं, मतलब क्या लेते हैं भैया उपयोग में, विशिष्ट फोकस दूरी का, मतलब क्या लेते हैं विशिष्ट फोकस दूरी का, लेंस लेंगे या अवतल लेंस लेंगे या कौन सा मतलब दर्पण लेंगे, क्या लेंगे। सिंपली समझिएगा कंडीशन क्या कह रहा है, कंडीशन कह रहा है आपके सामने विशिष्ट फोकस दूरी। विशिष्ट फोकस दूरी मतलब आपको पता है आंखों में कोई कमी है तो उसके लिए स्पेसिफिक उसकी जो फोकस दूरी होगी उसे ही लिया जाएगा, क्योंकि स्पेसिफिक अगर फोकस दूरी नहीं होगी तो फिर तो ऐसे तो कोई सा भी स्पेक्स लगा सकता है बंदा। तभी तो आपको पता है ना, जैसे +2 है, -2 है, 0.2 है, मतलब इस तरीके से चश्मे आते हैं, पता है ना आपको ये चीज़। तो बस उसी से संबंधित है। विशिष्ट फोकस से आप कन्फ्यूज मत होइए कि विशिष्ट फोकस क्या है, ये कुछ नहीं है, स्पेसिफिक आपकी फोकस दूरी के बारे में बात कर रहा है। बताइए यहाँ पे लघु दृष्टि दोष के लिए निवारण के लिए क्या प्रयोग करते हैं। इसका दूसरा नाम आपको पता ही है, निकट दृष्टि दोष होता है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है भाई, दूर की वस्तुएं स्पष्ट नजर आती है, लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट नजर नहीं आती, लेकिन पास की वस्तुएं स्पष्ट नजर आती हैं। और दूर की वस्तु नजर क्यों नहीं आती, क्योंकि आपको पता है जैसे आंख का लेंस ये है, अब यहाँ से दूर से कोई चीज़ देख रहे हो तो क्या होगा, रेटिना से पहले ही, जैसे रेटिना यहाँ पे रह गया उससे पहले ही क्या बन जाएगा, इसका चित्र बन जाता है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, इसके लिए अवतल लेंस का जो गॉगल आते हैं ना, स्पेक्स आते हैं, तो इन्हें क्या लगाएंगे अवतल लेंस के रूप में लगाएंगे। तो अवतल लेंस लगाएंगे तो क्या होगा, ये थोड़ा किरणों को क्या करेगा फैलाएगा, आने वाली किरणों को क्या करेगा फैलाएगा। जो फैलाएगा तो जब जाके उसके बाद में जब मिलेंगी तो क्या मिलती है, रेटिना पे जाके मिल जाती है। तो कौन सा लेंस यूज करेंगे, अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। कौन सा, अवतल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है एक उत्तल लेंस का फोकस दूरी दे रखी है 15 सेंटीमीटर की दूरी पर। हाँ, एक लेंस है, इसकी फोकस दूरी दे रखी है 15 सेंटीमीटर, फोकस दूरी पर ही वस्तु रखी हुई है, और लेंस कौन सा है, उत्तल लेंस है। बताइए भाई, उत्तल लेंस है तो उसका जो इमेज बनेगी कहाँ बनेगी, आपको पता है भाई, जब फोकस दूरी पर कोई वस्तु रखी है तो उसका जो चित्र बनेगा कहाँ बनेगा, बताइए। आपसे कह रहा है सीधा सीधा फोकस दूरी पर रखा है कोई चीज़, मतलब कोई भी वस्तु रखी है तो फोकस दूरी पर रखी है तो कहाँ बनेगा उसका चित्र।
भाई आपको पता है उत्तल लेंस जो बनाता है, अब जब आपके सामने आपको ये ज्ञात होगा कि जब अनंत पे कोई वस्तु रहती है तो उसका चित्र जो बनता है कहाँ बनता है, फोकस पे बनता है, आपको ये पता है। अब यहाँ पे वस्तु ही फोकस पे रख दिया तो उसका चित्र कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा। मतलब एक तरह से यहाँ देख सकते हैं ये तो हो ही नहीं सकते दोनों। और देखो यहाँ पे बोल रहा है उसी ओर 30 सेंटीमीटर पर, भाई उसी ओर तो बनेगा ही नहीं, आपको पता है लेंस है, उत्तल लेंस है, इस तरीके से जा रही है, यहाँ पे कोई वस्तु जैसे फोकस पे रखी हुई है तो इसका क्या बनेगा, अनंत पे बनेगा। कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा। अब अनंत पे तो बनेगा, आपको ये पता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो सकता है, तो दूसरी ओर 30 सेंटीमीटर पर। भाई दूरी को आप फिक्स नहीं कर सकते 30 सेंटीमीटर पर, दूरी को आप फिक्स नहीं कर सकते कि 30 सेंटीमीटर पर बनेगा। क्लियर, अनंत पे बनेगा। कहाँ बनेगा, अनंत पर, मतलब इससे परे बनेगा 30 सेंटीमीटर। दूसरी ओर तो बनेगा, आपको पता है लेंस की दूसरी ओर भी बनता है हमेशा चित्र, जो उत्तल लेंस के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो फोकस दूरी पर रखा है यहाँ पे, तो कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा। क्लियर, दूसरी ओर इधर साइड में। ठीक है, कभी कभी क्या होता है एक कंडीशन ऐसी आती है जो यहाँ पे बनता है इधर साइड में, वो कब बनता है आपको ये भी पता होना चाहिए, जब पोल और फोकस दूरी के बीच में वस्तु होती है तब। क्लियर, चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट आपसे बोल रहा है 50 वाट के 10 बल्ब एक माह। आपको पता है भाई 50 वाट का है और 10 बल्ब हैं और 10 घंटे जल रहे हैं और 30 दिन के पूछ रहा है, तो आपसे क्या पूछा है, किलोवाट में, किलोवाट में पूछ रहा है, मतलब किलोवाट पूछे या आपसे यूनिट पूछे, बात एक ही होती है। देखिएगा इन सबका कर लीजिए मल्टीप्लाई, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और डिवाइड करेंगे क्या, 1000 से। ये क्या है, ये वॉट आवर में आ रखा है ये। जब आप किलोवाट में बदलना चाहते हो तो मतलब क्या करेंगे, 1000 से भाग दे देंगे, तो दे दो 1000 से भाग तो क्या बचेगा, 150 किलोवाट, तो क्या आ जाएगा 150 किलोवाट आवर, ये आएगा। अब ये 150 क्या है, 150 किलोवाट में निकल गया। अब आपसे यूनिट पूछता तो यूनिट भी यही होगा, क्यों होगा, 1 किलोवाट को क्या बोलते हैं, 1 यूनिट बोलते हैं, तो 150 किलोवाट को क्या बोलेंगे, 150 यूनिट। क्लियर, चलिए नेक्स्ट आपसे बोल रहा है किरचॉफ। आपको पता है किरचॉफ का द्वितीय नियम किस पर आधारित है, ये भाई ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। क्या, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, मतलब जितनी भी उसको आपको पता है कि विभवांतर होता है वो क्या होता है, उसका सम क्या होता है, किरचॉफ का नियम क्या कहता है, जितना भी विभवांतर होता है उसका सम क्या होता है, जीरो के इक्वल निकलेगा। ठीक है, आपको ये पता है। अगर फर्स्ट उसके लॉ की बारे में बात करें, फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट ये कहता है कि जितनी विद्युत धारा आती है, देखो मतलब कहीं से किसी पॉइंट से जितनी विद्युत धारा निकलेगी और जहाँ पे मिलती है उसके बाद में जहाँ से फिर जाएगी ना, वहाँ से क्या जाएगी, मतलब जहाँ से निकलेगी वो उतनी ही विद्युत धारा निकलेगी। ठीक है, मतलब सिंपली बात करें कि एक पॉइंट पर आने वाली विद्युत धारा का सम भी क्या होता है, जीरो होता है। क्लियर, नेक्स्ट चलेगा। नेक्स्ट आपसे बोल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है प्रिज्म से किस रंग के प्रकाश का विचलन अधिक होता है। तो आपको पता है भाई बैंगनी रंग के प्रकाश का जो विचलन होता है सबसे अधिक होता है। विचलन कौन सबसे ज़्यादा किसका होता है, बैंगनी रंग का। ऑप्शन नंबर आपके सामने बी यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। क्लियर, उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे अभी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा, आपसे पूछा दो समतल दर्पण 60 डिग्री के कोण पर झुके हुए हैं, ठीक है, उनके बीच एक बल्ब रखा है, तो उसकी प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी, प्रतिबिंब कितने प्रतिबिंब बनेंगे। आपको पता है जब कभी जैसे सैलून वगैरह में जाते हैं आप हेयर कटिंग करने के लिए, कटिंग कराने के लिए जाते हैं, तो क्या है जैसे पीछे ये बैक साइड में भी क्या होता है, मिरर होता है, उसको थोड़ा एंगल पर झुके होता है तो उसको बहुत सारे मतलब इमेज बनती जाती हैं। तो कितनी इमेज बनेंगी, तो ये डिपेंड करता है आपके कितने एंगल पे आपने झुका रखा है उसे। जैसे आप कैसे निकालेंगे, 360 जितने एंगल दे रखा है ना झुकाने के लिए उतने क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करेंगे क्या निकलेगा, 6। आप बोलेंगे आपका आंसर आया 6, नहीं, इसका आंसर हमेशा विषम संख्या में निकलेगा, तो आप क्या करेंगे 1 माइनस कर देंगे। अगर विषम आता है निकल के, मतलब विषम संख्या में निकल के आता है खुद ही ऑलरेडी, तो क्या करेंगे फिर तो वही रहने देंगे। लेकिन विषम संख्या में नहीं आता तो क्या करेंगे 1 माइनस कर देंगे सम संख्या आने पर। तो आप देख सकते हैं आपका आंसर क्या होगा 5। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलिएगा। नेक्स्ट आपसे बोल रहा है कोई वस्तु पीछे से आ रही है उसको दर्पण में देखना है। तो सिंपली बात यह है जो गाड़ियाँ होती हैं, 4 व्हीलर होती हैं, 2 व्हीलर होती हैं, जब पीछे के दृश्य को देखने के लिए जिस दर्पण का प्रयोग करते हैं वो कौन सा दर्पण होता है, सीधा ये पूछ रहा है यहाँ पे। कहने का मतलब ये है सिंपल यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कौन से दर्पण का प्रयोग होते हैं यहाँ पे, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। क्या, उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए। मतलब आपसे पूछा जाए कि पीछे का दृश्य देखने के लिए कार वगैरह में किस चीज़ मतलब कौन से दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो कौन सा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। नेक्स्ट चलिएगा। नेक्स्ट आपसे बोल रहा है कि पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार कितना होगा, तो क्या होगा 0 होता है। आप बोलेंगे भाई 0 कैसे हो गया, जबकि केंद्र पर तो सबसे अधिक होना चाहिए, केंद्र पर तो सबसे अधिक होना चाहिए। नहीं भाई, केंद्र पर सबसे अधिक नहीं होता, केंद्र पर सबसे मतलब क्या होता है 0 होता है, सतह पर होता है सबसे अधिक। यहाँ पे बात करें तो अगर पूछे सबसे अधिक कहाँ होता है तो सतह पे होगा, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है केंद्र पर कितना है, केंद्र पर कितना होगा 0 होता है। क्योंकि भाई चारों तरफ से फोर्स लगता है, क्या होता है चारों तरफ से फोर्स लगेगा। केंद्र में कोई चीज़ रखिए, जैसे आप केंद्र में खड़े हो,
यहाँ पे खड़े हो और आपको इधर से रस्सियों से इधर से 4 लोगों ने बांध रखा, चारों बराबर दम लगा रहे हैं, तो आपका क्या है, आप क्या मतलब आप क्या समझेंगे अपने ऊपर, मतलब मेरे ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, एक तरह से वो शून्य फोर्स की तरह हो जाएगा, क्योंकि भाई तुम पे इतना जोर नहीं पड़ेगा, क्योंकि चारों तरफ से लोग बराबर फोर्स से खींच रहे हैं, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मुझे कोई खींच भी रहा है। तो शून्य बल का एहसास करेगा कोई भी वस्तु की बात कर रहा हूँ भाई, आपको तो तोड़ देंगे, ठीक है, कोई भी वस्तु की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, कोई भी वस्तु रखी हुई है तो वो हिलेगी भी नहीं, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपसे बोल रहा है 2 किलोग्राम द्रव्यमान का पत्थर है 4 मीटर ऊंचाई पर 4 मीटर ऊंचाई तक उठाया जा रहा था, और आपसे बोला किया गया कार्य पूछ रहा है, किया गया कार्य। आपको पता है जब कभी भी आपके सामने कार्य पूछ रहा हो तो आप, और हाइट दे रखी है और द्रव्यमान दे रखा, तो आप mgh लगा दीजिएगा, mgh तो लगा दीजिए भाई। m की वैल्यू दे रखी है 2 और g की वैल्यू आपको पता है 9.8 होती है, ये गुरुत्वीय त्वरण होता है, ठीक है। और आपको पता है जो ऊंचाई क्या है 4, इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन नंबर फर्स्ट निकल के आ जाएगा, जूल में। आपको पता है ऊर्जा किस में नापे जाते हैं, जूल में। ऊर्जा हो चाहे आपके सामने कार्य हो, सब किस में नापे जाते हैं, जूल में नापे जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है ट्रांजिस्टर बनाए जाते हैं, बताइए भाई। ट्रांजिस्टर आपको पता है जो आप बहुत फेमस थे पहले, अब तो खैर आजकल कोई इतना यूज नहीं करते, लेकिन ट्रांजिस्टर जो बनाए जाते हैं वही किस चीज़ के बनाए जाते हैं, बताइए। तो ये मिश्र धातुओं, मिश्र अर्धचालकों के बनाए जाते हैं। आपको पता है ना सिलिकॉन जो होती है, इनका बहुत ज़्यादा यूज होता है, जैसे चिप्स वगैरह बनाने में, मेमोरी कार्ड वगैरह बनाने में ना किसका प्रयोग करते हैं, सिलिकॉन वगैरह का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। तो क्या मिश्र धातुओं का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, मिश्र अर्धचालकों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिएगा, नेक्स्ट आपसे बोल रहा है एक वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी। देखिए भाई, बहुत बढ़िया। आपको पता है दर्पण का जो लेंस होता है, दर्पण का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, दर्पण का फॉर्मूला होता है प्लस, होता है बीच में प्लस। देखिएगा ये फॉर्मूला होता है, बताइए। इसमें वैल्यू पुट करते जाएंगे और आपका आंसर फाइंड होके आ जाएगा। कैसे आएगा देखिएगा, आपसे बोल रहा है यहाँ पे क्या दे रखा है, उत्तल दर्पण दे रखा है भाई, उत्तल दर्पण आपसे बोल रहा है कि उत्तल दर्पण दे रखा है, तो आप बताइए भाई इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, कहाँ बनेगा, कितनी दूरी पर बनेगा। देखो फॉर्मूला याद करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है, आपको पता है इसमें क्या क्या यूज होता है, FUV, ये इसमें क्या है यूज होते हैं, आपको इतना पता है। तो आपको इतना पता है कि ये तीनों यूज होते हैं, तो आप क्या करेंगे, कैसे याद करेंगे, पहले क्या आता है F, उल्टा चलिए, फिर क्या आता है U, क्रम चलिए, फिर क्या आएगा V। आपको पता है ना, इधर से चलिए F के बाद मतलब U और V में सबसे पहले कौन आएगा, फिर U आएगा, U के बाद सबसे लास्ट में कौन आएगा, V आता है। इस तरीके से याद करिए, जब लेंस का पूछेगा तो ये होता है और दर्पण का पूछेगा तो प्लस होता है बीच में, बस इतना अंतर है और कुछ नहीं। अब देखो हमें पता है प्रतिबिंब की V क्या होता है, यहाँ पे प्रतिबिंब की दूरी होती है प्लस। अब आपसे पूछ रहा है जो दर्पण है, आपसे पूछ रहा है कि दर्पण से दूरी कितनी वस्तु की, तो क्या है 10। आपको पता है कहाँ रखी जाती है हमेशा, जैसे दर्पण मान लो ये दर्पण है तो इधर रखी जाएगी, कहाँ रखी जाएगी, इधर रखी जाएगी वस्तु। जब इधर वस्तु रखी हुई है भाई, इधर वस्तु रखी हुई है, ठीक है, तो क्या लेंगे, नेगेटिव में लेते हैं, तो नेगेटिव में 10 इक्वल टू क्या लेंगे 1/20। अब इसे आप करेंगे सॉल्व, तो 1/v इक्वल टू 1/20, ये उधर जाएगा तो प्लस में 1/10। क्यों जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस दे रखा है, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाता है यहाँ पे, जो माइनस हो जाएगा माइनस की चीज़ को उधर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस में आएगा। ये पता होना चाहिए आपको। तो 1/v इक्वल टू निकल के आ जाएगा आपके सामने 3/20। तो v की वैल्यू निकालेंगे, तो v की वैल्यू निकाल लीजिए, v की वैल्यू निकल के आ जाएगी आपके सामने, v इक्वल टू निकल के आएगा 20/3, 3 से डिवाइड करेंगे तो निकल के आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका यहाँ पे करेक्ट। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आपसे बोल रहा है 1 किलो वाइट में कितने वाइट होते हैं, मतलब सीधे सीधे ये पूछ रहा है 1 KB में कितने वाइट होते हैं, B। आपको पता है MB KB GB आपने सुना है अच्छी तरह से, ये वही चीज़ है। तो क्या होता है 1024 होते हैं, चाहे आप किसी में बात कर ले। जैसे आपको पता है सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले जैसे बात करें TB टेराबाइट, उससे नीचे क्या होता है, उससे नीचे होता है आपका GB, उसके नीचे क्या लेके चलते हैं, उसके नीचे होता है MB, उसके नीचे क्या होता है KB, और KB से नीचे क्या होता है B। क्लियर। इस तरीके से होता है। और सब में बात करें जैसे 1 टेराबाइट में कितने GB होते हैं, तो भाई 1024। अब बात करें 1 GB में कितने MB होते हैं, 1024। 1 MB में कितने KB होते हैं, 1024। और 1 KB में कितने B होते हैं, 1024। याद रखिएगा।
तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा, आपसे पूछ रहा चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? चुंबकीय आघूर्ण आपने पढ़ा होगा 12th क्लास में बहुत बेहतरीन तरीके से। तो चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा, सॉरी माफ़ करना, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ करेक्ट होगा। एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है? एम्पियर मीटर स्क्वायर। चलिए उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही अपने फ्रेंड्स के लिए शेयर कर दीजिएगा, और आपके सामने एक और प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे बहुत ही जल्द। अभी नेक्स्ट वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर लो, जिससे अपडेट्स आपको जरूर मिलते रहें। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।